मीनू जी, दो चीजें। एक तो जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि वहां पे फंसना ज्यादा फंसेंगे, रीजंस फॉर ओमिशंस भी करना है। आपने जो वोट काटे हैं उनका कारण भी साथ में लिखना होगा। अब अगर ये उसमें कारण नृत्य लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो ये भी पोल खोल देगा। दूसरा, आधार एज एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट अब मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का ये इस पे जजमेंट आ गया। मैं आपसे मीनू जी ये बताइए, मेरे ख्याल में एक लॉजिकल इसके बाद बात ये होती है कि एक अपराध हुआ है जो राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया, अपराध तो हुआ है, उस अपराध का अपराधी कौन, दोषी कौन, हमारे प्रथम दृष्टया उस अपराध का दोषी इलेक्शन कमिश्नर साहब लोग। क्या इस बात को भी रेस करना उचित होगा? क्योंकि ये भी तो एक पक्ष है, लेकिन इस अपराध को करने वाले, इस अपराध को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई वातावरण बनना चाहिए या होना चाहिए? क्योंकि इसी में ये भी आ जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की किस तरह से नियुक्ति होनी चाहिए। लार्जर क्वेश्चन एक साथ सब होंगे, तो क्या उसका भी प्रश्न अब उठना चाहिए? मीनू जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। सॉरी जी, सबसे पहले तो प्रश्न यही उठना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है वो इस वक्त हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ है, मतलब आप इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि अनइंटेंशनली हो गया, जाने अनजाने में हो गया, तो चलिए तो भूल चूक माफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह चुनाव आयोग अड़ा रहा, तरह तरीके से उसके वो दिए गए, तर्क दिए गए, मैं कहूंगी कुतर्क दिए गए। और वो कुतर्क आप कहेंगे ज्ञानेश कुमार ने तो नहीं दिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अपने वकील के जरिए जो कोर्ट में जिस तरीके के कुतर्क दिलवाए गए, तो उससे लगता है कि उससे साफ जाहिर है कि ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। कि जो भी इतनी बड़ी एक्सरसाइज, मेहनत एक्सरसाइज हुई है, करोड़ों अरबों रुपया लग गया होगा, सरकार का इसमें खर्च हो गया होगा, तो ज्ञानेश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई आई एम इनकेपेबल ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ माई ड्यूटीज, कि मैं कर नहीं पाया हूं, अपना काम नहीं कर पाया मैं, और मैं इस कारण इस्तीफा देता हूं, मैं अयोग्य हुई इस काम के लिए। तो क्योंकि आपने बहुत बहस भी करी है, उसके बावजूद आपको, उसके बाद आपको ये इनसे मिला है, आपको ये आदेश मिला है, अंतरिम आदेश जो उच्चतम न्यायालय का है, तो ये एक डूब मरने वाली बात है। अब देखिए, अब जो ज्ञानेश कुमार है वो कोई अपने behest पे तो कर नहीं रहे थे, उनकी जो डोर है वो किसी और के हाथ में, ऊपर वाले के जो नॉन बायोलॉजिकल है तो उनके हाथ में है, तो वो उनके ही आदेशों का, उन्हीं का हुक्म बजा रहे थे ज्ञानेश कुमार। तो एक लंबी चेन है। एक्चुअली तो सरकार का जो संकट पहले ही वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा था अभी तक, तो अब तो पूरी तरह साबित हो गया कि वो वोट चोर डकैत है, वोट चोर भी नहीं है। तो अब क्या मोदी सरकार भी इस्तीफा देगी जिन्होंने कह के ये करवाया? मुझे नहीं लगता कि ज्ञानेश कुमार एक IAS ऑफिसर रहे हैं तो वो इतने बुद्धि से पैदल होंगे कि वो इस तरह की एक्सरसाइज दे दिया और उसमें 65 लोग निकाल दिए और कहे कि हम बताएंगे नहीं, ना नाम पब्लिश करेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। तो वो इतना बड़ा मेरे ख्याल से मिस एडवेंचर नहीं कर सकते थे अपने तौर पे। उनको क्योंकि पता था कि मैं मिस एडवेंचर भी करूंगा तो भी मुझे कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। तो अब ऐसे में आपने पूछा भाई नियुक्ति का आया, तो नियुक्ति में तो देखिए आप चेंज कर दीजिए कानून को भी। मैं ये कहती हूँ नया कानून आ जाए कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे और ये भी होंगे, विपक्ष के नेता भी होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे। अब आप बताइए ऐसे में जो हाल, मैं बहुत माजरत के साथ न्यायपालिका से कहना चाहती हूँ, जो हाल चीफ जस्टिस और जस्टिसेस का हो रहा है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, पूरी देश के अंदर न्यायपालिका का जो हाल है, उसमें आपको लगता है कि कोई भी चीफ जस्टिस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में बैठे होंगे वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपनी राय देंगे, हाँ या ना का जवाब देंगे? एक रह जाएगा विपक्ष का नेता। अभी विपक्ष के नेता जब तक राहुल गांधी है तब तक तो उम्मीद है कि आवाज डिसेंट की आएगी, जो आई भी समय समय पे, सुना नहीं गया वो बात अलग है। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि चीफ जस्टिस का होना या ना होना मौजूदा हालात में, आगे की बात नहीं मैं कर रही हूँ, हाँ जरूर है कि भविष्य में कभी तो ये सरकार बदलेगी, तो भविष्य को ये जो लोकतंत्र जिंदा रहे, सांस लेता रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जस्टिस साहब जो है इनके, सॉरी ये जो CEC है इसकी नियुक्ति में
के जो नियम है उसमें बदलाव होना चाहिए। ये तो बात ये रही, लेकिन ये जो चल रहा है, जो बहुत सारी बातें राकेश पाठक जी ने जो कहा सुप्रीम तमाचा, वो बड़ा सही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि सुप्रीम तमाचा उनको जो लगा है, तो ये अभी गाल सहला ही रहे होंगे अपने ज्ञानेश कुमार। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी बातें, इसमें जो बीजेपी ने, जो ज्ञानेश कुमार की प्रवक्ता बनी हुई थी बीजेपी, उन्होंने इतनी गलतियां इस दौरान की, जो अनुराग ठाकुर मंत्री इतने बड़े उसके पद के ऊपर होने के बावजूद, एक जिम्मेदार सांसद मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उसमें एक मैं सोनिया गांधी वाले मुद्दे पे एक बार और उठाना चाहती हूँ। मैंने सुबह किया भी था एक सत्य हिंदी के लिए प्रोग्राम उसके बारे में, मैं यहाँ भी कह देना चाहती हूँ क्योंकि अभी बहुत जरूरी है उसको कहना। कल से ये नाच रहे हैं गोदी मीडिया चैनल्स और पूरा सोशल मीडिया की सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम है, और वो जब तक नागरिक भी रही थी 1980 में, तब उनको वोटर लिस्ट में नाम बना दिया गया। नंबर एक, वो वोटर लिस्ट फर्जी है जो उन्होंने दिखाई है दस्तावेज के तौर पे। कैसे? उसमें लिखा है उन्होंने कि ये जो वोटर इलेक्टोरल रोल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सफदरजंग रोड एंड एड्रेस, ब्रैकेट में लिखा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1980 में दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी थी ही नहीं, यूनियन टेरिटरी थी, और नेशनल टेरिटरी बनी है वो 1991 में। 69th अमेंडमेंट हुआ है संविधान में, 69वां संशोधन हुआ है, तब जाके वो यूनियन टेरिटरी बनी है, और वो सॉरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी उसको कहा गया, जिसको कि आम भाषा में हम एनसीआर कह देते हैं। आपने इस तरीके से उड़ा दिया कि आप मतलब झूठ, क्योंकि जो आदमी वो फर्जी बना रहा था कागज, उसको पता ही नहीं था कि यूनियन टेरिटरी और नेशनल टेरिटरी में फर्क क्या है, और ये अमेंडमेंट के बाद बनी है। उसको तो बताया गया कि एक फर्जी कागज बनाना है और वो हमें पब्लिक में डालना है, और हाथ से लिखा हुआ है। सेकेंडली, उसमें मेनका गांधी की उम्र गलत है, सोनिया गांधी की उम्र गलत है उसमें बताई हुई। उसके अंदर एक कमी नहीं है, 100 तरह की उसके अंदर झूठ है। कांग्रेस को तो चाहिए एफआईआर दर्ज करवाए इनके खिलाफ कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा आप करते हैं। आपको ध्यान होगा एक नेहरू की इन्होंने लेटर वायरल किया हुआ है कई जमाने से, कि उन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर एटली को लेटर लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है युद्ध अपराधी हैं और फला फला फला, और उसमें इतनी ग्रामर की मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और जवाहरलाल नेहरू के सिग्नेचर फर्जी, पता नहीं क्या क्या, मतलब बच्चा भी ये बता दे। तो ये लोग को ये जो फर्जीवाड़ा, इनकी बीमारी अभी खत्म हुई नहीं है, इलाज हुआ नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा बढ़ गई है बीमारी। और ये जो बात है सोनिया गांधी वाली जो वोटर लिस्ट की बात है, अरे भाई आपको अगर सिद्ध करना है तो आप ये बताइए ना कि आप ओरिजिनल दिखाइए ना उसको, आप उसको नकली एक वोटर लिस्ट बना के बता रहे हैं। तो इस तरीके के जब काम करेंगे ना, तो ये सारे जो कल जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि भाई कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली वो देख चुके थे, क्योंकि वो उनके ऊपर दबाव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जबरदस्त है। राहुल गांधी ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन वो पब्लिकली ये जाहिर नहीं करना चाह रहे थे कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तो उन्होंने कह दिया, ठीक था उनका भी, वो पॉलिटिकली करेक्ट थे कि उन्होंने जो डिनाई किया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तो उनको अब सुविधा रही कि उनका जो जजमेंट आया है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आलोक में आया है कि ये तो 1 लाख की बात तो ये एक विधानसभा में कर रहा है, तो ये तो करोड़ों आएंगे अगर पूरा का पूरा ये लोग छान मारेंगे। और जो राहुल गांधी कह रहे थे पिक्चर अभी बाकी है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने सोचा कि भाई उससे बेटर है कि राहुल गांधी सारी 60-70 कॉन्स्टिट्यूएंसी की और जो जारी करने वाला है, तो उससे पहले ही ठीक ठाक सा जजमेंट दे दो ताकि और छिछालीदारी ना हो। तो धन्यवाद जस्टिस साहब का कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा की, और उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव आयोग है अब पूरे नियम का पालन, जो उनको आदेश मिला है उसका पालन करेंगे, और बिहार की जनता के वोट का अधिकार है जो उसको सुरक्षित किया जाए। जी।